नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश पीएम मोदी को मारने की साजिश। मैं हूं ब्रिजेश। बहुत ही गंभीर मसला है, इसलिए क्योंकि मामला सीधे सीधे प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का खुलासा हुआ है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, पीएम मोदी को मारने की साजिश। इसका खुलासा हुआ है कि भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के दौरान एक आरोपी के घर से एक चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि मोदी को रोकना है, अपनी पार्टी को अगर खत्म होने से बचाना है तो कोई रास्ता नहीं है, मोदी की हत्या का प्लान तैयार किया जाए। इस घटना के बाद भले ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हों, लेकिन इतनी बड़ी साजिश को लेकर भी विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है। विपक्ष को यह पब्लिसिटी स्टंट नजर आता है। सवाल इस बात का है कि क्या इस तरह की घटना पर राजनीति होनी चाहिए? क्या यह देश के लिए खतरनाक स्थिति नहीं है? वो कौन है, वो कौन लोग हैं जो साजिश रचने वालों के साथ मिलकर यह काम कर रहे हैं? तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। राजीव गांधी को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। उनकी हत्या किस तरह से की गई थी? बिल्कुल इस चिट्ठी में यही कहा गया है कि जैसे राजीव गांधी की हत्या की गई, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की जा सकती है। आपको याद होगा, राजीव गांधी एक इलेक्शन रैली में गए हुए थे और किस तरह से सुसाइड बॉम्बर ने उनकी हत्या की थी। और ठीक उसी तरह की साजिश, उसी तरह की प्लानिंग की बात इस चिट्ठी में की गई है। ये लोग नक्सली हैं, दिल्ली से लेकर असम और असम से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर इनकी जो जालसाजी है, इनकी पहुंच इन तमाम राज्यों तक है। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, इसी गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मोदी की मौत के सौदागर कौन? पीएम मोदी की हत्या की साजिश। साजिश के असल गुनहगार कौन? नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के उच्चतम पद पर रहते हुए तमाम कदम देश की भलाई के लिए उठाए। यही वजह है कि वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय नेता हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी उन नेताओं की लिस्ट में भी शुमार हैं जिन्हें दुनिया में सबसे प्रभावशाली और ताकतवर माना जाता है। लेकिन क्या इससे कोई तबका चिढ़ने लगा है? क्या उन्हें रोकने के लिए इस देश में कोई गंदी साजिश रच रहा है? दरअसल महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपियों से पुलिस को संदिग्ध ईमेल और चिट्ठी मिली है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का जिक्र है। पुणे पुलिस के मुताबिक माओवादियों ने प्रधानमंत्री के रोड शो को निशाना बनाने की बात लिखी है। पुलिस ने ये सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं। इन पांचों लोगों का प्रतिबंधित माओवादी संगठन से संबंध है, ये पुरावे हमारे सामने आए हैं। जो भी वायलेंट एक्टिविटीज हुई है, उससे इन लोगों का किसी न किसी बहाने इनडायरेक्ट ताल्लुकात आया है। अब आपको बताते हैं कि नक्सलियों के इस लेटर में आखिर लिखा क्या है। डियर प्रकाश, लाल सलाम। नरेंद्र मोदी एक फांसीवादी हिंदूवादी नेता हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में भले वो सरकार बनाने में सफल ना हुए हों, पर देश के 15 राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं। अगर इसी गति से वो आगे बढ़ते रहे तो पार्टी को सभी मोर्चों पर बहुत मुश्किल होने वाली है। कॉमरेड किसान और कुछ दूसरे सीनियर साथियों ने मोदी राज को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए हैं। हम सभी राजीव गांधी जैसे हत्याकांड पर विचार कर रहे हैं। यह आत्मघाती हमले जैसा मालूम होता है और बहुत मुमकिन है कि हम नाकाम होंगे। फिर भी हमें लगता है कि पार्टी हमारे प्रस्ताव पर विचार करे। उन्हें रोड शो में टारगेट करना एक असरदार रणनीति हो सकती है। हमें लगता है कि पार्टी का अस्तित्व किसी भी त्याग से ऊपर है। बाकी अगले पत्र में। गौर करने वाली बात तो ये है कि इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद भी विपक्ष बिल्कुल भी संजीदा नजर नहीं आया। कांग्रेस का जो पहला रिएक्शन इस खबर पर सामने आता है, उसमें उनके नेता का बयान आता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है।
एक ट्रेंड चल रहा है कि जब जब उनकी लोकप्रियता नीचे जाती है तब तब वो एक इस प्रकार की खबरें प्लांट कराते हैं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। आज बतौर प्रधानमंत्री उनकी लोकप्रियता बहुत नीचे गई है। यही नहीं, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। कई बार ऐसी बातें सुने हैं, देश के अंदर सुरक्षा संस्थाएं हैं, देश के अंदर कचहरी है, वो अपना काम करेंगे और अभी तक तो सुरक्षा की हिफाजत हमारे देश के नेताओं की करते रहे हैं, वो करना चाहिए, वो होगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बहुत गंभीर बात है। शहरी नक्सलवादी मोदी की हत्या के प्रयास ये साजिश कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस पूरी सतर्कता के साथ अपना काम करेगी। एक इंटरनल कम्युनिकेशन ये भी प्राप्त हुआ है जिसमें एक कमांडर ने दूसरे उनके व्यक्ति को लिखा हुआ वो पत्र है जिसमें पूरा प्लान किस प्रकार से, जिस प्रकार से श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी उसी प्रकार से उसी मॉड्यूल में मोदी जी की भी हत्या किस प्रकार से की जाए, इस प्रकार के प्लान को उसमें शेयर किया गया है। और ऐसी कई चीजें इसमें सामने आई है। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की सोच रखने वाला क्या आतंकी के अलावा कोई और हो सकता है, लेकिन ये कौन लोग हैं? क्या ये एक तरह की विचारधारा से जुड़े लोग हैं? क्या एक देश में चुने हुए प्रधानमंत्री को, जिसे जनता ने जबरदस्त समर्थन देकर भेजा है, जो लगातार जीत रहा है, उसे अगर आप हरा नहीं पा रहे तो उसकी हत्या कर दें? क्या मोदी को हराने के लिए ये घिनौनापन नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मामला सीधे सीधे प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी हत्या की साजिश का यह मामला है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा पैनल रोजाना की तरह गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आदिल सिंह बोपाराय, प्रवक्ता कांग्रेस, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस, नवाब मलिक, प्रवक्ता एनसीपी, चिंटू शेख, प्रवक्ता शिवसेना, राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णे, नेता सीपीआई, मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन मेरे साथ स्टूडियो में है। थोड़ी देर में उज्जवल निकम साहब भी जुड़ेंगे, सीनियर लॉयर। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। बहुत ही गंभीर मसले पे, बहुत ही गंभीर मुद्दे पे इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन आदिल सिंह बोपाराय जी, आपसे शुरुआत करेंगे। कितना गंभीर मामला मानते हैं आप इसको? प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कांग्रेस के लिए ये कितना गंभीर मसला है? अगर इस पत्र में कोई भी सच्चाई है, हमारा मानना है ये बहुत गंभीर है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिकॉज कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा इसके बारे कौन जानता है? हमारे लीडर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सरदार बेअंत सिंह, 2013 में नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। 2013 में ये नक्सलवादी एरिया में छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुआ था। तो ये बहुत गंभीर विषय है और हम तो चाहते हैं कि जो देश की सिक्योरिटी एजेंसीज है इसको सही तरीके से इस पर कार्रवाई करे और इस इन्वेस्टिगेशन की जड़ तक जाए। पर इसे भीमा कोरेगांव से लिंक करना गलत है, हमारा ये कहना है। भीमा कोरेगांव एक डिफरेंट विषय है। हम उससे लिंक, जो चिट्ठी का विषय है, तो बाद में करेंगे, के माध्यम से देश के आगे आया है, वो अलग है। जी, उससे पहले आपके कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता संजय निरुपम का बयान जो आता है वो साफ दिखाता है कि कांग्रेस इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस को वाकई याद है कि उसने 2 लीडर्स खोए हैं, और कांग्रेस ने क्यों, पूरे देश ने खोए हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। और जब प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह मामला आता है तो उसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हैं। देखिए भाई साहब, एज एन ऑफिशियल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मैं ये अपना स्टैंड कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कर दूं। अगर इसमें कोई भी सच्चाई है तो इसकी जड़ पे जाना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, इसे राजनीति से लिंक करना गलत है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, संजय निरुपम ने गलत कहा, आप मानते हैं? प्रधानमंत्री हैं, सो इस पे सिक्योरिटी, संजय निरुपम ने गलत कहा? नहीं, मैंने उनका बयान नहीं सुना है, मैंने उनका बयान नहीं सुना। मैं टिप्पणी नहीं कर सकता इसमें। मैं आपको बयान सुनवा देता हूं। और मैं नहीं मानता वो ऐसा बयान कर कहेंगे। ठीक है, मैं आपको बयान सुनवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। संजय निरुपम का बयान सुनवाइए प्लीज। जी। एक ट्रेंड चल रहा है कि जब जब उनकी लोकप्रियता नीचे जाती है तब तब वो एक इस प्रकार की खबरें प्लांट कराते हैं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। आज बतौर प्रधानमंत्री
उनकी लोकप्रियता बहुत नीचे गई है। आपने सुना आदिल, अब क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, मुझे ये नहीं पता कि निरुपम साहब से, सुनिए तो सही, मुझे ये नहीं पता कि निरुपम साहब से क्या एग्जैक्ट प्रश्न पूछा गया था। सो इस पे टिप्पणी करना मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट क्यों गोलमोल घुमा रहे हैं आदिल जी? क्यों गोलमोल घुमा रहे हैं? नवाब मलिक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए हम गोल नहीं, आप बच रहे हैं मेरे सवाल से। कांग्रेस पार्टी, अरे आपको मैंने बयान सुनवा दिया संजय निरुपम का, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया। अगर ऐसी कोई भी सच्चाई है तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल इसकी जड़ पे जाए। नहीं, इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना तो गलत है। जांच तो चल रही है, वो जांच तो चल रही है, गलत है। वो जांच तो चल रही है, उसको अपना काम करने दीजिए। आदिल जी, वो जांच तो चल रही है, उन्हें सख्त से सख्त सजा वो जांच चल रही है। लेकिन नवाब मलिक आपसे जानना चाहेंगे, और जांच होनी चाहिए, कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी है, महाराष्ट्र के बड़े नेता है संजय निरुपम, उन्होंने जो इस साजिश के बारे में कहा है जो कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई है, आप क्या कहेंगे? देखिए अभी यहाँ डीजीपी विक्रम सिंह जी बैठे हैं, आपने ये बहुत गंभीर विषय है इस तरह से इस चर्चा की शुरुआत की। ये मामला उजागर कैसे हुआ? 2 दिन पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया भीमा कोरेगांव के कांड में, और आज जब रिमांड लेने के लिए पुलिस पूना सेशन कोर्ट में गई, तब रिमांड हासिल करने के लिए ये मामला उन्होंने उजागर करने का काम किया। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल है, गंभीर विषय है, तो महाराष्ट्र की पुलिस स्वयं गंभीर नहीं है। उसने इसकी जांच किसी और एजेंसी के द्वारा करने की सिफारिश करने की जब जरूरत थी तब वो नहीं करते हैं, और रिमांड के समय ये विषय सामने लाया जाता है, तो पुलिस कितनी गंभीर है ये सवाल खड़ा हो रहा है। अगर पुलिस स्वयं गंभीर नहीं, मुख्यमंत्री तक मामला गया, वो गंभीरता से नहीं लेते, तो इसे गंभीर है ये बताकर हम लोग को चिंता में लोगों को डाला जा रहा है। तो आप भी नवाब मलिक ये समझते हैं, गंभीर नहीं, इससे तो आप भी क्या यही समझते हैं कि ये रवैया निश्चित आप रूप भी से यही समझते हैं नवाब मलिक कि ये स्टंट है क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता नीचे जा रही है, जैसा संजय निरुपम कह रहे हैं? सरकार नहीं, आप जो कह रहे हैं उससे तो मुझे कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। महाराष्ट्र की पुलिस फर्जी, जरा सुनिए ना पूरी बात, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। महाराष्ट्र की पुलिस एक लिखित स्क्रिप्ट पर फर्जीवाड़ा करके इस तरह का प्रचार कर रही है। अगर गंभीर होती तो रिमांड के समय इस तरह की बातें नहीं। ठीक है, आपने बड़ा आरोप लगाया, पुलिस के ऊपर आपने लगाया आरोप। मैं इसका जवाब चिंटू शेख से लूंगा जो कि महाराष्ट्र में सरकार में है, लेकिन उससे पहले उज्जवल निकम साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर लॉयर, 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस, अजमल कसाब केस, इन तमाम केसेस से जुड़े रहे हैं। उज्जवल निकम जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं सीधे आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कितना गंभीर मसला है, प्रधानमंत्री को मारने की साजिश, ये कितना गंभीर मसला है? देखिए ब्रिजेश जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये गंभीर मामला तो है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस गंभीर विषय पे राजनीति की जा रही है। मैं राजनीति पे बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 2-3 अहम सवाल मैं उठाना चाहता हूं। देखिए, साजिश के बारे में डायरेक्ट सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता है। बाय एंड लार्ज हम जब साजिश प्रूव करते हैं तो लॉजिकल इन्फ्रेंसेस, इररेजिस्टिबल इन्फ्रेंस से प्रूव हुआ जाता है, जैसा उज्जवल निकम जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन विक्रम सिंह भी मेरे साथ हैं, पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस, बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी के रूप में अपने जमाने में जाने जाते थे। विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बात नवाब मलिक जी ने कही है, उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आप दूसरे केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और आपको वहीं से किसी दूसरे केस का लिंक मिल जाता है? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन नवाब मलिक साहब ने जो बिंदु उठाए हैं उनको नकारा भी नहीं जा सकता है। अगर इतना महत्वपूर्ण प्रकरण था तो तत्काल इसको एनआईए, आईबी, रॉ, मुख्यमंत्री और पीएमओ को तत्काल बिना किसी विलंब के, अगर आधी रात को भी पता लगा था तो सूचित करना चाहिए था। नवाब मलिक साहब का सवाल पूछना वाजिब है, लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा। आप अनुसंधान कर रहे हैं किसी ए विषय का और तत्काल आपको सूचना मिल जाती है बी और सी के बारे में, और उसके बारे में फिर आपका कि इसको कहते हैं शामिल तफ्तीश,
कि अपनी विवेचना में इसको सम्मिलित कर लेते हैं, समस्त बिंदुओं पर समग्र विवेचना करते हैं और कोर्ट के सामने तथ्यपरक जो बातें हैं उनको प्रस्तुत करते हैं, रिमांड वगैरह की कार्रवाई होती है। लेकिन प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील है और इसमें पुलिस को यह चाहिए कि तत्काल ऐसी कार्रवाई करे जिससे कि इसमें किसी प्रकार का कोई दोषारोपण की संभावना अब ना हो। लेकिन स्पष्ट तो उठेंगे ही और अब यह आवश्यकता है कि कोई विवेचना करे, चाहे एनआईए करे, चाहे सीबीआई करे या एसआईटी के माध्यम से हो, इसके बारे में फौरी कार्रवाई मिनट टू मिनट, डे टू डे बेसिस पे होनी ही चाहिए। और इसमें अगर प्रश्न का हम सबका निराकरण नहीं करते हैं तो हमारी ही विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। और ये ऐसी प्रकरण नहीं कि जिसमें केवल महाराष्ट्र पुलिस ही शामिल हो, इसमें सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी आपके जो स्टेट की एजेंसी है, सबको लगना ही पड़ेगा। जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो बात नवाब मलिक जी ने कही है, जो बात विक्रम सिंह कह रहे हैं, वो सीरियसनेस सरकार की तरफ से क्यों नहीं दिखाई दी गई? जब मामला सीधे सीधे प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश से जुड़ा हुआ है तो एनआईए की मदद क्यों नहीं ली गई? जो बाकी टॉप एजेंसीज हैं उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया अभी तक, जबकि इतना समय बीत चुका है? नहीं, देखिए, यह जो बात है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि डेप्थ कितनी है किसी भी चीज में। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है उसमें कोई चूक नहीं हुई है। यह बात, आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एक अलग कवच है और वह उसमें कोई चूक नहीं हुई है। वो बात यह है कि कुछ लोगों की ये साजिश है और उसके लिए राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आज कह दिया कि नक्सलों की ये, माओइस्ट वालों की ये आखिरी अस्तित्व की लड़ाई है, वह पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। तो आप ये समझिए कि वह माओवादी जो या नक्सलवादी जो हैं उनके ऊपर सरकार इतना स्ट्रांग एक्शन ले रही है, वो खत्म हो रहे हैं, तो वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसे उल्टे सीधी बातें कर रहे हैं और यह कर रहे हैं। उसका एक अलग इशू ये है कि कांग्रेस किस स्तर तक गिर गई है। प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा कवच में है, कोई इससे उस सुरक्षा पे कोई बात नहीं है। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन करना तो उन्होंने डिमांड करनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करें, यह बात करें। गोपाल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास कि प्रधानमंत्री, मैं आ रहा हूं आपके पास। उज्ज्वल निकम जी को कहीं जाना है, उनकी व्यस्तता है कहीं, इसलिए मेरे दिमाग में एक दो सवाल है, मैं उनसे कर लेना चाहता हूं बहुत जल्दी से। उज्ज्वल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस केस में चार्जशीट की बात आती है, चार्जशीट आने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी, चूंकि मामला इतना संगीन है, इतना गंभीर है, तो हम सब मान सकते हैं कि इसमें वक्त लगेगा। तो क्या सारी चीजें जो हैं जब चार्जशीट के लेवल पर आएंगी तब जाके साफ होंगी? ब्रिजेश जी, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो आरोप पुलिस ने आज लगाया है, जो रिमांड के वक्त हो या एफआईआर में हो, यह आरोप संगीन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है इसको वक्त लगेगा, क्योंकि आखिर तो कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और पुलिस को वक्त लगता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जुटाना। अगर पुलिस का दावा यह सही है कि एक चिट्ठी मिली है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का भी हेल्प लेनी होगी कि सही में वो जो उनके लैपटॉप में जो चिट्ठी मिली वो कब इंसर्ट किया था। उसका पूरा तरह से आज साइंस इतना डेवलप है और इसका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से ये पूरा मालूमात हो जाएगा कि शायद वो लैपटॉप में पहले से ही चिट्ठी थी, क्या बाद में इंसर्ट की गई, ताकि शक का शक और ये दूर हो जाएगा। अभी बात रही दूसरी साजिश की, मेरे ख्याल से अगर ये चिट्ठी सही है तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वैल्यूएबल है। अभी किसने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए इसमें कोई नहीं, महाराष्ट्र पुलिस इज इक्वली कॉम्पिटेंट, दे कैन डू इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर इस इन्वेस्टिगेशन के तार अगर कहीं बाहर जाती है तो मुझे लगता है कि यह बिगर मैग्नीट्यूड का होता है। अगर बिगर मैग्नीट्यूड का है तो सेंट्रल एजेंसीज को इसको इन्वेस्टिगेशन लेना होगा। तो बात इसका बारे में पता चलेगा कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही इसका पता चल सकता है। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही है उज्ज्वल निकम जी, वो जो तार है वो महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। जो सूत्रों के हवाले से जी मीडिया को जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये चिट्ठी के तार असम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, कॉमरेड मंगलू, कॉमरेड दीपू, कॉमरेड प्रकाश, कॉमरेड मिलिंद, और उसमें जो कॉमरेड प्रकाश है उसका असली नाम बताया जाता है ऋतुपम गोस्वामी और ये असम का रहने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि दायरा बड़ा है और ऐसे में सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस पर रिलाय नहीं किया जा सकता है।
तो सवाल यहां पर यही है, चिंटू शेख आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस ने जो शुरुआत की है अब उसका दायरा बढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं केंद्र को भी इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है? देखिए, मामला बहुत बड़ा है, संगीन है। महाराष्ट्र पुलिस नहीं मगर पूना पुलिस के ऊपर मैं सवाल उठा सकता हूं। गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्याकांड में अब तक आरोपी पकड़े नहीं गए। पूना पुलिस इसमें फेल थी और इतने बड़े कांड में प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है, तो पूना पुलिस के ऊपर कितना भरोसा रखा जाए? पूना पुलिस काबिल है ये केस की जांच करने में? मैं इनकी काबिलियत पे, इनकी जांच पे मैं प्रश्न चिन्ह निर्माण करना चाहता हूं कि पूना पुलिस के ऊपर भरोसा रखा नहीं जा सकता। पूना पुलिस काबिल नहीं है, इसको सीबीआई या एनआईए कोई बड़ी एजेंसी को देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा है, प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा ये अपने देश का हित में होती है, प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा बड़ी होती है। पूना पुलिस के ऊपर भरोसा रखा नहीं जा सकता। बस ठीक, मैं इतना बोलूंगा। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय आपसे जानना चाहेंगे, ये जब खुलासा हुआ है उसके बाद से जो बयान आए हैं, अभी तो हमने संजय निरुपम की बात की, वृंदा किरात जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है और सीताराम येचुरी ने भी कहा है कि ऐसी खबरें तो पहले भी आती रही हैं, ठीक है, ऐसी खबरें आती रही हैं, वो सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही है। क्या वाकई जो विपक्ष है, जो आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबरा रहा है और अब किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है, वो तो इस बात से साफ होता है? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हत्या वाली राजनीति का समर्थन नहीं करता। कुछ संगठन हो सकते हैं जो ऐसे काम करते हों, परंतु आम तौर पे ओपनली कोई भी राजनीतिक दल इसको समर्थन नहीं कर सकता। जहाँ तक भीमा कोरे गांव का मामला है, वो सब जानते हैं, वहाँ पे हिंसा गुरुजी भिडे जो मोदी जी के गुरु हैं उन्होंने और होते ने फैलाई थी। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कितने सारे मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार किए गए आतंकवाद के आरोप में और कोई 5, 10, 12, 15, 18, 28 साल बाद छूटा। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये बहुत सीरियस मामला है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत कराई जाए। और जहाँ तक पुणे पुलिस की बात है, नवाब मलिक साहब ने भी बोला और जो शिवसेना के जनाब बैठे हैं उन्होंने भी बोला है कि पूना पुलिस की थ्योरी पे विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता कि गोविंद पानसरे और दाभोलकर के मर्डर नहीं पकड़ेगा। और जब एक पकड़ा गया पानसरे वाला सनातन संस्था का, जिसको आरएसएस और बीजेपी का सपोर्ट है, जिस सनातन संस्था को, उसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस हाई कोर्ट नहीं गई। इससे इनकी मंशाओं पे हमें शक होता है और मंशाओं पे इसलिए भी शक होता है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो वाकई में बहुत घट गई है। कैराना के चुनाव में और नूरपुर के चुनाव में गन्ना और जिन्ना के मुद्दे में जिन्ना तोड़ गया, गन्ना जीत गया। एक कैराना सही आप लोगों ने ये मैं मान लोकप्रियता का पैमाना आप लोगों ने तय कर दिया। मौलाना अंसार रजा आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या ये वाकई राजनीतिक स्टंट है? पैमाने से चले, फिर आपका क्या पैमाना है आप बता दीजिए। नहीं, मेरा पैमाना बता दीजिए ना, आपका क्या पैमाना है? गुजरात में इनकी सीटें कम हुई हैं, चुनाव मेघालय में 2 रह गई तो इन्होंने सरकार बना दी। साहब 15 चुनाव हुए, मॉडल देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद 15 चुनाव हुए हैं, आईपीएफ ठीक है, उसमें 8 बीजेपी हारी है, मुझे पता है। बात सुनिए, 7 वो जीती। आप पूरी बात सुनिए प्लीज। अलगाववादी ताकतों से त्रिपुरा में किसने समझौता किया? बीजेपी ने आईपीएफटी से, जो तिरंगा जलाते हैं और त्रिपुरा को देश से अलग देखना चाहते थे। पीडीपी से किसने समझौता किया? बीजेपी ने। नागालैंड में अलगाववादी ताकतों से किसने समझौता किया? बीजेपी ने। ठीक है, फिलहाल हम मॉडल पे कौन? ठीक है, हम प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश पे बात कर रहे हैं। मौलाना अंसार रजा, आपको भी लगता है कि राजनीतिक स्टंट है? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बगैर किसी रोक टोक के भारत सरकार को चाहिए कि इसको गंभीरता से ले, चूंकि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का सवाल है जी। और इस वक्त वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रियता कम हुई है, बढ़ी है, वो बात का मैटर है, लेकिन वो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री और उनकी हिफाजत पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है। अब जहां तक सवाल है कि इस माहौल में इस तरह के बयान आना, और मेरे ख्याल से 12-13 घंटे का अरसा हो गया है इन तमाम चीजों को आते आते, अब तक किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है, नाम भी सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है गृहमंत्री का बयान के अलावा और किसी बड़े नेता ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। सिर्फ विपक्ष के नेताओं की बात कही जा रही है कि संजय ने क्या कह दिया, फलाने ने क्या। हम वो नहीं कहना, हमारे कहने का मतलब ये है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का
मसला है, इस पर हमें गंभीर होना चाहिए। और अगर ये वाकई इस हिसाब से दिया जा रहा है कि 2019 के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर है, इस देश को धोखे में रखने वाली बात है, जो हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता को इमोशनल करने वाली बात है। अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि अब तक तो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, एजेंसियों को तो अलर्ट हो जाना चाहिए था। कहां है वो एजेंसी अभी तक जिनका कोई बयान, कोई आप बताइए क्या किसी एजेंसी का बयान आया क्या? ठीक है, बहुत सारे अगर मगर हो रहे हैं। नहीं अगर मगर नहीं हो रहे हैं, आप तो ये बताइए क्या किसी एजेंसी का बयान आया क्या? कोई आया क्या किसी एजेंसी का बयान? ठीक है, ठीक। मैं एक मिनट राजीव रंजन का रिएक्शन ले लेता हूं। राजीव जी, आपको भी लगता है कि 2019 की तैयारी के लिए इमोशनल किया जा रहा है जनता को बीजेपी के पास या उनकी सहयोगी पार्टियों के पास अब और कुछ बचा नहीं है? लग तो ऐसे ही रहा है। लेकिन मुझे लगता है जब अभी पुलिस डर्टी पॉलिटिक्स का गेम है की दिशा तय नहीं है, बहुत नीचे स्तर पर लाया, किन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए ये जांच पूरी होगी, तो वो इस तरीके के निष्कर्ष पर पहुंचना कि ये कोई स्टंट है और इसका राजनीतिक फायदा रूलिंग पार्टी और रूलिंग अलायंस को मिलेगा, इस तरीके की सियासत नहीं होनी चाहिए। पहले भी कांग्रेस ने भी कहा है कि हमने कई बड़े नेताओं को खोया है और वैसी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति इस देश में फिर से एक बार नहीं हो, इसलिए जो भी एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए और ईमानदारी के साथ जांच होनी चाहिए। एक बात बिल्कुल ये सही है कि रेड कॉरिडोर का जो साम्राज्य है वो सिकुड़ रहा है, उनके अंदर हताशा है और जिस तरीके की हिंसा हुई है महाराष्ट्र में, वैसे ऐसे मौके कहीं ना कहीं इस तरह के अल्ट्रा लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफी। राजीव आपको लगता है कि उनको राजनीतिक बैकिंग भी है? का विस्तार कर सके। सिकुड़ तो रहा है रेड कॉर्नर, लेकिन राजनीतिक बैकिंग है? का कोई अर्थ नहीं है अभी, तो इस तरह के आरोपों का कोई अर्थ नहीं है। ये कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन है कि बगैर किसी आधार के इस तरह के आरोप लगाए जाए। जब यहाँ उज्जवल निकम साहब हैं, यहाँ विक्रम सिंह जी हैं, और मुझे लगता है इन दोनों ने जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मसलों पर अपना जो निष्कर्ष सामने रखा है, इंतजार करना चाहिए। और अगर ऐसा है सर, तो ना तो विक्रम सिंह जी को एफआईआर दर्ज करवाना है ना उज्जवल निकम साहब को, ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती थी, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। सर आप क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप इतने उत्तेजित मत होइए। कोई अभी ये जरूरत नहीं है इस तरह से उत्तेजना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। और आप कह रहे उत्तेजित नहीं, मसला गंभीर है और आपकी राय है, मेरी राय गंभीर मसला नहीं है। जब बगैर किसी मतलब के अंसार रजा साहब केवल फुटेज लेने की कोशिश मत कीजिए। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? गंभीर मसला नहीं है। आपकी तबीयत अगर नासाज है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। भाई साहब, हमारी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, अपनी तबीयत आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि आप छुटकारा चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज सीधी सीधी बात की है। आपने उज्जवल निकम साहब का नाम ले लिया, आपने विक्रम सिंह का नाम ले लिया, एफआईआर इनको दर्ज करवाएंगे। उनको तो दिल्ली आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी तो सारा सरकार में हैं, आप जाके एफआईआर दर्ज कराइए ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में। एफआईआर कौन दर्ज कराएगा? कौन दर्ज कराएगा एफआईआर? गोपाल कृष्ण अग्रवाल के साथ जो हमारी गोपाल कृष्ण जी। अरे सर, क्या बात करते हैं आप? कह रहे सीरियस मसला नहीं है। ठीक। आप कह रहे सीरियस मसला नहीं है। बीजेपी की सरकार है, एक मिनट उनसे पूछ लेता हूँ। गोपाल कृष्ण जी, एफआईआर दर्ज होने में इतना समय क्यों? गाँव में भीड़ को गिरफ्तार करके छोड़ दिया जमानत पे। कमाल की बात कर दिया। विक्रम जी, मैं आ रहा हूँ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस जो ये खबर दे रही है, बिना एफआईआर दर्ज किए ये हो ही नहीं सकता। जहां तक बात है चार्जशीट का, चार्जशीट में कौन कौन सी धाराएं लगनी है, क्या होना है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद लगेगी। चार्जशीट में सारा डिटेल आएगा। पुलिस तो एफआईआर दर्ज किए बगैर आगे बढ़ नहीं सकती। तो जो कौन कह रहा है एफआईआर दर्ज नहीं हुई? इतनी एजेंसियां हमारे देश में काम कर रही हैं, किसी का ऑफिशियल बयान आया क्या? ठीक। हर चीज में पॉलिटिकल लोगों का बयान हमें क्यों चाहिए? अरे मैं एजेंसी की बात कर रहा हूँ सर। हर चीज में पॉलिटिकल लोगों का बयान क्यों चाहिए? गोपाल कृष्ण साहब, मैं एजेंसियों की बात कर रहा हूँ। एजेंसियों का कोई बयान आया क्या ऑफिशियल? वो बताइए ना। मुझे एक चीज बताइए। आप हर चीज को पब्लिक डिबेट में लाना चाहते हैं क्या? तो फिर ये डिबेट क्यों करवा रहे हैं आप? बंद कीजिए ना, दीवारों से कहिए बंद करिए डिबेट।
अंसार रजा जो आपने बात उठाई है, विक्रम सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बात अंसार रजा जी ने उठाई है, क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पल पल की जानकारी जनता को देगी या देती है किसी इन्वेस्टिगेशन को लेके? विक्रम जी, राजनीतिक दल हो क्या कहते हो कि अरे वाशनी जी एक मिनट रुकिए। बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टिगेशन में अगर आईओ एक मिनट वाशनी जी सुनिए, विक्रम सिंह जी जो कह रहे हैं, मीडिया से बात करती है, नहीं बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर डेंजर है। देखिए अगर कोई पुलिस एजेंसी या विवेचक आपके विवेचना के बारे में मीडिया से बात करता है या किसी डिबेट में शामिल होता है तो राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत वो दंडनीय एक अपराध माना जाता है और मीडिया के सामने एफआईआर के रिमांड का प्रश्न ही नहीं उठता। एफआईआर है, उसी एफआईआर के तारतम्य में रिमांड की कार्रवाई की जा रही है। जो ये शिकायत हो रही है कि इसमें एफआईआर में देर क्यों हो रही है, के उपरांत हुई है। विक्रम जी माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको, लेकिन ये जो बात बार बार उठ रही है कि एफआईआर में देरी क्यों हो रही है, मामला सीधे पीएम से जुड़ा हुआ है। देखिए एफआईआर तो ऑलरेडी हो चुकी है। एक एफआईआर एक प्रकरण में जब आप आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए मैं आपके स्टूडियो से जा रहा हूं, मेरी कार चोरी हो गई, कार चोरी के बाद आपके जब तलाशी लेती तो AK-47 मिल जाती है, AK-47 जब मिलाते तो उसके बाद कारतूस बरामद होते हैं। एक ही एफआईआर में ये तमाम घटनाक्रम शामिल कर लिए जाते हैं जिनको कहते हैं शामिल तफ्तीश, और उसके बाद एक एक बिंदु के ऊपर फिर विवेचना होती है। जितने भी घटनाक्रम होते हैं उनकी अलग अलग एफआईआर नहीं होती है। अगर इस तारतम्य में यह भी प्रकाश में आता है कि कोई और षड्यंत्र है, वो भी इसी एफआईआर क्राइम नंबर के अंतर्गत उसकी विवेचना इसी एफआईआर में होगी। अलग अलग एफआईआर पंजीकृत नहीं की जाती है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि प्रकरण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसमें सीबीआई, एनआईए, आईबी, रॉ सबको शामिल कर लिया जाए या और भी एक एसआईटी का गठन कर दिया जाए, वो दीगर बात है। लेकिन एफआईआर के बिना रिमांड नहीं होगा, ये एफआईआर के बाद ही कि ये घटनाक्रम होता है। ठीक, उज्जवल निकम जी जो बात विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, ये तो माना जा सकता है कि ठीक है एक एफआईआर हुई है, उसके बाद और तफ्तीश में क्या कुछ निकल कर आता है, उसके बाद एफआईआर का दायरा भी बढ़ सकता है। ब्रिजेश जी, ये मैं बात साफ करना चाहता हूं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भीमा कोरेगांव के इन्वेस्टिगेशन के बारे में दर्ज हुई है। अगर इस इन्वेस्टिगेशन में अगर पुलिस को कुछ सबूत मिलते दूसरा गुनाह के लिए तो शायद पुलिस दूसरी एफआईआर दर्ज कर सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यह बहुत प्रीमैच्योर स्टेज है। आज सिर्फ पुलिस ने यही खुलासा किया है रिमांड के वक्त में, इन लोगों ने यह भी साजिश की थी। अगर पुलिस को दूसरी एफआईआर रजिस्टर करना हो तो कर सकते हैं, जरूर कर सकते, क्योंकि दिस इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ऑफेंस। प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश यह अलग आरोप है, वो कोई भीमा कोरेगांव से जुड़ा नहीं हुआ है जी। लेकिन भीमा कोरेगांव की जब छानबीन चल रही थी, तलाशी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तब उनको यह बात मालूमात होती है तो डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर कैन बिकम अ कंप्लेनेंट। लेकिन अभी तक क्यों नहीं बना, यह सवाल खड़ा करना भी मुनासिब नहीं है। यह मुनासिब इसलिए नहीं है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्रूशियल स्टेज में है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिला है, क्या उस डॉक्यूमेंट में आधार में साजिश का आरोप पुख्ता सबूत हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, यह इन्वेस्टिगेटर अभी तय करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में जानबीन करेंगे और देन दे कैन फाइल ए सेपरेट एफआईआर। नो डाउट सेपरेट एफआईआर कैन बी फाइल, क्योंकि भीमा कोरेगांव इंसिडेंट अलग है, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करना यह पूरा अलग आरोप है। मुझे लगता है कि हमने कुछ वक्त देना चाहिए बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, सेंट्रल एजेंसी को। मुझे लगता है कि जरूर इस पे उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, देखना हमें कि क्या करते हैं पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि उज्जवल निकम जी ने जो बात कही है उसके बाद जितने भी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हमारी इस चर्चा में है, हमारे इस शो में है, उनको शायद पेशेंस रखना चाहिए था और संजय निरुपम जी को तो वाकई रखना चाहिए था। बड़बोले नेता हैं, जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ विवाद जरूर खड़ा होता है। बहुत शुक्रिया उज्जवल निकम जी हमें समय देने के लिए, और हमें मालूम है कि आप बहुत व्यस्त हैं, उसके बीच में आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। आदिल सिंह बोपाराय जी, आपको लगता है कि वक्त देना चाहिए, एक एक्सपर्ट ये बात रख रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी की गई है। जल्दबाजी इसलिए की गई क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को घबराहट है।
देखिए भाई साहब, मुझे तो लगता है जल्दबाजी आपने की है इस पे विवाद करने के लिए और डिबेट करने के लिए। आपको भी वेट करना चाहिए था। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एक क्लियर कट अपना स्टैंड देश के आगे जब रखता है, जब आप एक डिबेट करते हैं तो इसका मतलब आपने भी जल्दबाजी की है, पहली बात। नहीं, हमारे लिए तो मसला प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है। केंद्र में मंत्री हैं और आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये चर्चा हो रही है। इस पे जड़ तक इन्वेस्टिगेशन, हम नहीं राजनीति कर रहे हैं, आप इसको राजनीति। आपके नेता बयान दे रहे हो, आप कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप देखना चाहते हैं ऐसे? आपके नेता क्या कह रहे हैं? आपने सुना ना? हमने सुना है आपको। वेट करनी चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और फिर कह रहे हैं कि आप इस पे राजनीतिक बयान दे रहे हैं। देखिए, आपके अपने पोजीशन कॉन्ट्रडिक्टरी। अब सुन लीजिए, अब कृपया करके 30 सेकंड सुनने का कष्ट कीजिएगा। रामदास अठावले भारत सरकार में मंत्री हैं, ठीक है, भाजपा के सहयोगी है। उनकी आज स्टेटमेंट आई है और उन्होंने ये कहा है कि ये दलित एक्टिविस्ट को गलत प्रकार से अरेस्ट किया गया है और नक्सलवादी शो किया गया है। आपने भाजपा से सवाल पूछा कि उनका केंद्र का जो मंत्री है, मोदी साहब के मंत्रिमंडल में जो आदमी है, वो कह रहा है कि आपको गलत तरीके से इन्हें अरेस्ट किया है। हम तो कह रहे हैं इसमें जांच होनी चाहिए, पर आपने भाजपा के स्पोक्सपर्सन से ये नहीं पूछा कि आपके मंत्रिमंडल में दरार है। आप कैसे कह रहे हैं कि आपने नहीं पूछा? हम पूछेंगे, ये सवाल मुझसे भी पूछेंगे कि पुलिस ने इन्हें गलत तरीके से अरेस्ट किया है। जी, आप ठीक है। रामदास अठावले, दूसरी बात, रामदास अठावले, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आदिल ये कह रहे हैं रामदास अठावले केंद्र मंत्री हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि नक्सली नहीं है। का क्यों नहीं दिखाया? वो तो आप पूछोगे ना जब आदिल बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं पूछा? आपने रामदास अठावले का भी तो दिखाइए। जी चैनल का भी तो फर्ज बनता है कि सही तरीके से तो पेश करना चाहिए। रामदास अठावले का क्यों नहीं स्टेटमेंट दिखाया? रामदास अठावले का भी तो बयान करिए ना। फिर आप ठीक है, मैं गोपाल कृष्ण जी से पूछ लेता हूं। मंत्रिमंडल में है, मुझे आरोप लगना चाहिए कि आप डिबेट को टेम्पर्ड कर रहे हैं। नहीं, जो मंत्री बोल रहे हैं ये तो गलत है भाई साहब। चर्चा आगे बढ़ती है तब सवाल खड़े होते हैं, ये नहीं कि पहले सवाल ही मैं कर दूं। गोपाल कृष्ण गलत तरीके से इसे पेश कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण राजनीति देखना चाहते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी। देखिए पॉलिटिसाइज डिबेट कैसे होती है, ये भाजपा राजेश जी, पॉलिटिसाइज डिबेट कैसे होती है? पहले आप जब किसी से कोई प्रश्न पूछो तो वह उसका जवाब ना दे, अपना प्रश्न दाग दे। अभी आपने उनसे पूछा, जब मेरी बारी आएगी मुझसे पूछे। पहले वो आदिल सिंह बुपारा अपने प्रश्न का जवाब दे कि यह जो एक न्यूज़ आई थी उसके ऊपर संजय निरुपम ने जिस तरह का आरोप लगाया, रामदास अठावले को लेकर सवाल है। गोपाल कृष्ण जी, रामदास अठावले ने इन लोगों को एक्टिविस्ट बताया है। सीधा से एक सवाल है, रामदास अठावले का जो बयान है उस पर जवाब कर रहे हैं कि खूब सारे मुस्लिम जमाना। क्या कहा रामदास अठावले ने, उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, दे रहा हूँ, सुन लीजिए। बोलिए। अठावले जी ने पूछा, अठावले जी ने पूछा, सुन लीजिए। अठावले जी ने ये कहा कि हमें ये भीमा कोरेगांव के साथ इसका जोड़ है कि नहीं, उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। दलित आंदोलन के साथ इसका कितना जोड़ के इसको देखा जाए, इस बात को देखा जाए। जी, सुन तो लीजिए, बोल तो रहा हूं मैं, बोल रहा हूं। जवाब रामदास अठावले ने कहा है कि इन लड़कों को गलत तरीके से अरेस्ट किया जाए। मैं बोल रहा हूं। रामदास अठावले ने कहा है कि आदिल जवाब तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये मोदी साहब के मंत्री कह रहे हैं। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। बिजनेस का फर्ज बनता है कि अठावले साहब का बयान प्ले करें। आदिल जवाब सुन लिए। हाँ, मैं जवाब सुनिए। मैं सुन बता। अठावले साहब ने कहा है कि यह जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या यह जो पूरा मार्जरा है, यह भीमा कोरेगांव से इसके तार जुड़े हैं कि नहीं, और यह दलित आंदोलन से इनका क्या जुड़ाव है इस पूरे घटनाक्रम का, उसकी जांच होनी चाहिए। और यह बात तो कोई भी चीज मांग कर सकता है कि इसके ऊपर क्या क्या चीजों की जांच होनी चाहिए। लेकिन यह जो आरोप लगाना है कांग्रेस का, निरुपम साहब का, प्रधानमंत्री खुद ही ये ऐसा कर रहे हैं। चिंटू शेख, आप भी सरकार में शामिल हैं महाराष्ट्र। आप अपना जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट। बहुत सारे लोग हैं पैनल में, सबके पास जाना मुझे। एक मिनट रुकिए। चिंटू शेख, एक मिनट बोलिए। आपने जो सुना, ये बात जो बार बार हो रही है कि जांच के लिए हमको थोड़ा वक्त देना चाहिए था, इतनी जल्दी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
देखिए, जांच का सवाल नहीं है, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। मीडिया वाले तो प्रश्न पूछेंगे और पॉलिटिकल नेता लोग तो बोलेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता बोलेगा, कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का हो। नवाब भाई हमारे कांग्रेस राष्ट्रवादी के प्रवक्ता है, वो भी बोले। तो सवाल ये उठता है कि इतने जल्दी ये मसला मीडिया पे आउट करना चाहिए था क्या पहले इसकी जांच होनी चाहिए थी, पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर की खुद की सुरक्षा है, खुद का सुरक्षा कवच होता है, उनकी खुद का इंटरनल सिक्योरिटी होती है, उससे जांच होनी चाहिए थी। उसके बाद ये मीडिया पे आना चाहिए था। पूना पुलिस ने जिस तरीके ने जल्दीबाजी में मामला बाहर लाया, तो मीडिया पे तो ये मामला आएगा जी। हम सब पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे, संजय निरुपम रहने दीजिए, नवाब भाई रहने दीजिए, मेरे हर एक बोलेंगे। आज आठवले जी जो मंत्री है, इनका मुद्दा जो है आठवले साहब का, तो आठवले साहब क्या बोले क्या नहीं, उससे मुझे सवाल नहीं है। मैंने आठवले जी बीजेपी में मंत्री है, बीजेपी सरकार में बीजेपी के साथ है। उन्होंने बोला कि दलित लोगों को जो पकड़ा गया है इसमें भीमा कोरेगांव में, उनकी जांच होनी चाहिए। गलत तरीके से पकड़ा, ऐसा कोई बयान मैंने तो नहीं सुना। ठीक, नवाब मलिक, उनकी जांच होनी चाहिए। और मैं बोलता हूं, ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्होंने जल्दीबाजी की। ये मसला थोड़े दिन इन्वेस्टिगेशन कर पूरा मसला बाहर लाना है। ठीक है, नवाब मलिक बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला था। देखिए ऐसा है, नहीं देखिए ऐसा है कि गंभीर विषय था, पूना पुलिस को चाहिए था रिमांड ले लेते। रिमांड लेने के लिए ये विषय कोर्ट के सामने रखने की आवश्यकता नहीं थी। जिस तरह से पुणे पुलिस ने विषय को कोर्ट के सामने पहले दिन ही रख दिया है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की पुलिस या महाराष्ट्र की सरकार गंभीर है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। जब ऐसी परिस्थितियां सरकार या पुलिस स्वयं निर्माण करेगी, तो विरोधी पक्ष के लोग सवाल उठाएंगे ही। ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। पुणे पुलिस की भूमिका ये संदिग्ध है और उस पर सवाल खड़ा करना ये हमारा अधिकार है। जी मौलाना अंसार रज़ा, आपको भी लगता है कि चूक पुलिस से हुई है? नहीं, मुझे लग रहा है कि नवाब मलिक साहब ने जो बात कही है वो बहुत गंभीर बात है और उस पर गौर करना चाहिए था। कोई भी चीज है, इब्तिदा से आप पहले आप कंट्रोल कर लीजिए ना उसको। भाई सवाल किस पे खड़े हो रहे हैं? बीजेपी सरकार पर। प्राइम मिनिस्टर किसके हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। अठावले साहब किसके मंत्री हैं? बीजेपी के मंत्री। सारी सुई तो वहीं घूम रही है। तो उसको मुझे लग रहा है कि उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था उसको। और मुझे लगता है अभी भी वक्त है। अठावले साहब का जो बयान है, संजय निरुपम का सियासी बयान है, वो अपनी जगह है। प्रधानमंत्री की इज्जत में सुरक्षा का मसला है। मुझे लग रहा है कि जो लोग इसमें अब तक मतलब इन्वॉल्व हैं, उनको चाहिए कि गंभीरता से इसको लें। और जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में, किस चीज को कह रहे हैं कि साहब वो चिट्ठी है उसकी जांच होगी, वो मुझे लग रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष ने इतनी जल्दीबाजी क्यों मचाई ये बयान देने? सर जल्दबाजी तो सब कर रहे हैं। विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपने इतनी जल्दी डिबेट क्यों कर दी, तो वो एक अलग चीज हो गई। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आपका काम है पब्लिक को जगाना। आपने जगा दिया, हम लोगों से जो बन पड़ा वो हमने कह दिया। हमारे तो देश कहना सिर्फ इतना है कि देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, और उसमें कोई लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए। और अगर इसको इमोशनल करके आप 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो अलग विषय है। ठीक, वाशने साहब, आपको भी लगता है कि इमोशनल किया जा रहा है? आपने तो मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया कि मैं टैंपर कर रहा हूं इस डिबेट को। बिल्कुल सही लगाया मैंने। आपने जब संजय निरुपम का स्टेटमेंट चलाया, तभी आपको अठावले की स्टेटमेंट भी चलानी चाहिए थी। वो मेरा मंत्री है, मेरी सरकार है, मेरा देश है, आपको चलाना चाहिए था। और अगर इतने गोपाल साहब को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो रात को उसको मंत्रिमंडल से निकाल दें। हम पहले से कह रहे हैं कि भीमा कोरेगांव में हिंसा को मुख्य भड़काने का मकसद था कि किसानों के आंदोलन को और दलितों के आंदोलन को दबा दिया जाए महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में हर शहर में इस समय बड़े बड़े किसान आंदोलन और दलितों के आंदोलन हो रहे हैं। और ये जिग्नेश मेवानी को बीजेपी टारगेट करना चाहती है, क्योंकि इससे न उन्हें सिर्फ गुजरात में प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह हो रही है। वो बच्चा सब जगह जाके दलितों को इनके विषय में बता रहा है कि ये कैसे दलित विरोधी हैं। अगर गोपाल अग्रवाल साहब बता दें, अगर आज इनमें हिम्मत है, ये कह दें कि हम मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट की निंदा करते हैं। क्या बीजेपी सरकार घबरा गई है? निंदा बीजेपी सरकार घबरा गई करवाना चाहेगा? देश का बीजेपी सरकार घबरा गई है? वाशने जी कह रहे हैं किसान आंदोलन से घबराई है। प्रवक्ता और कम्युनिस्ट के जो प्रवक्ता है या यही तो कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते, उनकी सुरक्षा के ऊपर यह राजनीति करते हैं।
पुलिस को, एजेंसीज को, ये कैसे कह दिया आपको अपना विश्वास नहीं है, उन्होंने बयान दिया उनको विश्वास नहीं है अपने देश का मंत्री का। ये किसने कहा? ये कब कहा? मैंने कहा किसकी हिम्मत है मोदी जी की कोई हत्या कर देगा? सबको आप आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। कौन कह रहा है कि कोई मोदी जी की हत्या कर देगा? सबके ऊपर राजनीति करते हो, सबकी क्रेडिबिलिटी खत्म करते हो और केवल इनको विश्वास है राहुल गांधी जी के ट्विटर राहुल गांधी को यहाँ बीच में मत संजय निरुपम के बयानों पे इंटेंशन बताए इनके ऊपर हत्यारों को और जब पंचरे का हत्यारा पकड़ा गया को विश्वास सबके ऊपर एजेंडा और महाराष्ट्र पुलिस पंचरे के हत्यारे के खिलाफ हाई कोर्ट में क्यों नहीं गई? के ऊपर विश्वास नहीं है। तुम्हारे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। राज्य में सरकार है। अरे हमें सरकार आपकी सारी एजेंसियों पे विश्वास है, लेकिन इसकी जांच करवाइए। कहां से उठती है? आप क्या करना चाहते हो? टीडीपी का मॉडल आपको हाँ जांच करवाइए। आप किसी एजेंसी के ऊपर विश्वास नहीं है, पुलिस ने कहा सब एजेंसी के ऊपर विश्वास नहीं है। कोर्ट बदमाश है। कहा आपसे हर आदमी आपको किसका बयान है कि एजेंसियों पे विश्वास नहीं है? देश की हर संस्था, पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। पुलिस को एजेंसी देश की हर संस्थाओं के ऊपर आप उंगली उठाते हो। जिन प्रजातांत्रिक संस्थाओं को देश को आपने भी बनाया है, आज भारत के लोगों को इमोशनल मत कीजिए। 4 साल बहुत इमोशनल हो चुका है देश। अब इमोशनल मत कीजिए, अब इमोशनल मत कीजिए। बहुत इमोशनल हो चुका है देश। रंजन जी क्यों इमोशनल कर रहे हैं? इमोशनल आप कर रहे हैं। क्यों इमोशनल कर रहे हैं? अब मत कीजिए इमोशनल। आप किसी के ऊपर राजीव रंजन, विक्रम जी मैं आ रहा हूं उसके बाद। राजीव मुझे नहीं लगता है कि जिन्हें अनुसंधान की समझ नहीं है वैसे लोग इस तरह के संवेदनशील मसलों पर स्टूडियो में जिस तरह से झगड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये कम से कम सारी समझ तो आप ही के अंदर है। वाले लोगों को ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के सवाल पर भी ये देश विभाजित दिख रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का सवाल है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और जांच की दिशा क्या होगी, जांच करने वाली एजेंसी क्या तय करेंगी, ये सार्वजनिक किए जाने का जब तक स्टेज नहीं आता है तो मैं नहीं समझता हूं कि आप उनको बाध्य कर सकते हैं कि वो बताएं कि वो किस तरह से वो अनुसंधान करना चाहते हैं। जिन्हें उन्होंने पकड़ा है कहीं वो बेकसूर तो नहीं है। ये अभी 2 दिन के अंदर आप इस तरह के निष्कर्ष पर कैसे देश को पहुंचा सकते हैं? और मुझे नहीं लगता ऐसे संवेदनशील मसलों पर जब आप उज्जवल निकम जैसे लोग हैं, विक्रम सिंह जी हैं, तो उनकी राय का भी सम्मान कीजिए। राजनीतिक नजरिए से पूरी बहस को डिरेल करने की कोशिश। दूसरों को भी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल सही नहीं है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। विक्रम सिंह जी ने तो कहा कि पुलिस की भूमिका को नाकाम नहीं किया जा सकता जी। पुलिस थ्योरी को हमेशा कैसे मान लें? है आपने जेएनयू को पट्टी वालों को गिरफ्तार कर लिया जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे। हाँ, पुलिस को आप मानेंगे नहीं, कोर्ट की बात मानेंगे नहीं और जो आप यहाँ बोलेंगे वही सच है। आप मानते हो, आप मानते हो, आप मान रहे हो। आपने कौन से कोर्ट की बात मान ली? विश्व हिंदू परिषद की बात मान ली आपने। तो बजरंग दल का क्या हुआ? ध्रुव सक्सेना का आज तक एनआईए बता रहा है क्या हुआ मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की जेल से 35 फुट ऊंच की दीवार में है, क्या मतलब? बिना कोई ठीक है, मैं विक्रम सिंह जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी आपको लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि एजेंसीज के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगते हैं? साजिश जो है खुद ने रची है। आप डर की भावना से मत डराइए हमें। अगर मोदी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपराधिक मामलों में और ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण में हमारे विद्वान पैनलिस्ट, वरिष्ठ राजनेता उसको दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से पता नहीं तिल का ताड़ और कहां से कहां चीज को ले जाते हैं। और ऐसी बात और ऐसा प्रकरण आप क्या समझते हैं कि कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने बचाव में? और क्या कोई पुलिस अधिकारी इतना सस्ता है कि अपनी वर्दी, अपनी प्रतिष्ठा, अपने विभाग की मान मर्यादा को दांव पे लगा करके इतना फर्जीवाड़ा करेगा? यह सोचना भी गुनाह और पाप है। नंबर 1, कोई भी पुलिस बल और कोई भी विवेचक 100% कामयाब नहीं होता है। कुछ अपराध पंजीकृत होते हैं, वो कामयाब होते हैं, कुछ न्यायालय में सफल होते हैं और 5% फेल भी होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि FBI, स्कॉटलैंड यार्ड भी 100% उनका रिजल्ट रहता है और महाराष्ट्र पुलिस जो है होती है वो 100% रहती है। मेरा केवल यही निवेदन करना है कि इसमें अभी विवेचना चल रही है। हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने इस बात पे भली बात प्रकाश डाला कि कानून में एक ही होता है, या तो निर्दोष या दोषी।
उसमें न दलित होता है, न सवर्ण होता है, न अल्पसंख्यक होता है, न बहुसंख्यक होता है। अगर दोषी हैं तो किसी भी जात बिरादरी के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर निर्दोष है तो पुलिस दूसरी तरफ देख लेगी। और उसमें एक्टिविस्ट का एक विभाजन करना, दूसरा कह देना कि ये एक्टिविस्ट थे, ये दोषी नहीं थे, ये राजनेता का काम नहीं है, ये विवेचक का काम है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे वरिष्ठ राजनेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत सम्मान में रखता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी जिम्मेदारी को समझें। प्रधानमंत्री की सुरक्षा नॉन नेगोशिएबल है और सबको एकजुट होकर के उसके अनावरण में सहयोग करना चाहिए। लेकिन यहां अफसोस नहीं हो रहा है कि इस तरह के जो बयान आए हैं खासकर विपक्ष की तरफ से, और जो अठावले जी की बात हुई थी उन्होंने भी इनको एक्टिविस्ट कह दिया है। लेकिन आदिल, आपसे ही जानना चाहेंगे, बार बार इसको सियासत से क्यों जोड़ा जा रहा है, इतने संगीन इतने गंभीर मसले को? आदिल हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये सवाल नवाब मलिक आपसे करना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि सियासत से कोई जोड़ता नहीं, लेकिन जब चीजें अलग दिशा में जाने लगती है तो निश्चित रूप से सवाल खड़े किए जाते हैं। भीमा कोरेगांव में जब एक बोटे और भीड़े का नाम आया, 6 महीने तक उस पर तफ्तीश आगे बढ़ नहीं पाई। पहले दिन से, जिस दिन ये घटना हुई थी 2 तारीख से, सारे बीजेपी के नेता हर चैनल पर ये बोल रहे थे कि इसमें लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है। 6 महीने बाद वही थ्योरी लेकर पुलिस सामने आ गई, तो सवाल तो खड़े होंगे ना कि 6 महीने के बाद पुलिस थ्योरी लेके आ रही लेफ्ट वाली, जो बीजेपी 2 तारीख के 2 जनवरी से बोल रही थी, तो संदेह के घेरे में निश्चित रूप से है, उस पर राजनीति होगी। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है सुरक्षा का, आज उन्होंने रिमांड के समय रिवील किया। हमारा ये कहना था कि रिमांड ऐसे भी मिल जाती, इस विषय को गुप्त रखकर गंभीरता से जांच करनी चाहिए थी, जो महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं किया। इसको आगे करके कहीं ना कहीं सारी जांच को एक हाइट देने के लिए या उसे हाइप पर ले जाने के लिए इस तरह से इस विषय को आगे लाया गया। आखिरी तो निश्चित रूप से लोग सवाल पूछेंगे। जो बात नवाब मलिक कह रहे हैं, तो वाकई क्या पब्लिसाइज किया गया है जिस तरह से पुलिस ने मिस हैंडलिंग की है, क्या आप ये भी मानते हैं? ना, मुझे लग रहा है नवाब मलिक साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है। भाई, कोई भी चीजें, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए था, और किसी को तो कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए थी। और जांच होने के बाद जब अरेस्ट कर लिया जाता, जब उस पर सारी जांच मुकम्मल हो जाती, उसके बाद फिर बताया जाता कि देखो ये गुनहगार थे, हमने इस जुर्म में इनको पकड़ा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही गंभीर मसला था, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला था, और साजिश साफ तौर पर एक चिट्ठी के जरिए सामने आई है कि किस तरह से साजिश की बात इसमें है। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिस तरह से मारा गया था, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को मारने की बात इस चिट्ठी में कही गई है। लेकिन फिलहाल अनुसंधान का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ होगा कि दोषी कौन है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।